नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज आपसे बातचीत करेंगे एक विश्वविद्यालय के विषय में जिसकी आ चुकी है प्रवेश परीक्षाओं की डेट, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट, प्रवेश परीक्षाओं का संपूर्ण पैटर्न, दोनों ही पेपरों का पार्ट 1 और पार्ट 2 का, मेरिट कितने परसेंटेज पर जाएगी, कैटेगरी की कितनी रहेगी परसेंटेज, कितनी है सीटें, किस विषय में, और बहुत सी जानकारियां इस विश्वविद्यालय के विषय में इम्पॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ आपको रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू और एग्जामिनेशन के उत्तीर्ण अंक कितने होने चाहिए एडमिशन के लिए, वह सभी जानकारी आपको बताऊंगा। और नेट जेआरएफ के बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा इस विश्वविद्यालय में या किस प्रकार की छूट मिलेगी उसकी करेंगे बातचीत। और साथ ही साथ कि जो 100 अंक तय किए गए हैं एडमिशन के, उसमें कितने अंक नेट जेआरएफ के, कितने अंक इंटरव्यू के, कितने अंक रिसर्च प्रपोजल के और कितने अंक प्रवेश परीक्षाओं के होंगे और किस प्रतिशत वाले विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उसकी भी बात करेंगे। और इन सभी सूचनाओं को जानने समझने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पीडीएफ फाइल के लिंक दिए जाएंगे उसको भी ज़रूर और ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और कुछ सवाल हो नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद, वीडियो को देखने के बाद, तो ज़रूर कीजिएगा सवाल, चाहे मुझसे या विश्वविद्यालय प्रशासन से। जी हाँ, अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है प्रवेश फॉर्म भरने की और इस विश्वविद्यालय में लगभग 10 वर्षों के बाद पीएचडी की सीटें आई हैं। लगभग 10 वर्षों के बाद पीएचडी की सीटें आई हैं, याद रखिएगा। तो किस विषय में कितनी सीटें हैं वहां से करते हैं शुरुआत। सबसे पहले विश्वविद्यालय का नाम राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में यह स्थित है। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय के विषय में समझ लीजिए कि पीएचडी पाठ्यक्रम रेगुलर माध्यम से कराया जाता है और रेगुलर माध्यम के विद्यार्थियों को और केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को या राज्य स्तर के विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं वही सभी सुविधाएं इस विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर को भी प्राप्त होती हैं और होंगी। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किस विषय में है कितनी सीटें, सबसे पहले आप इसको जान लीजिए, क्योंकि डेट प्रवेश परीक्षा की और एडमिट कार्ड की मैं आपको 2 मिनट में बता सकता था और वीडियो हो जाता समाप्त, लेकिन विश्वविद्यालय के विषय में, पाठ्यक्रम के विषय में, प्रवेश प्रक्रिया के विषय में कुछ जानकारियां देना भी आपको मैंने ज़रूरी समझा, इसीलिए डिटेल में ये वीडियो है। यह वीडियो पहले भी शूट किया गया था लेकिन तकनीकी कारणों से हैंग हो गया और वीडियो करप्ट हो गया तो अपलोड नहीं हो पाया। दूसरे ट्रम में ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस विषय में है 4 सीटें पीएचडी की, फिर है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में 4 सीटें हैं, न्यूट्रिशन एंड फूड वाले विषय में 2 सीट है पीएचडी की, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4 सीटें हैं, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 3 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 6, कॉमर्स में 2, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट में 2 सीटें हैं, एजुकेशन में है 8 सीटें पीएचडी की, संस्कृत एवं प्राकृत लैंग्वेज में है आपकी 3 सीटें, स्टैटिक्स में है 2 और हेल्थ एजुकेशन में है आपकी 4 सीटें। एक था ऊपर एजुकेशन में है 8 सीटें और हेल्थ एजुकेशन में है 4 सीटें। इंग्लिश एंड हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी कि हिंदी एवं भारतीय आधुनिक भाषाओं वाले विषय में है 3 सीटें। तो इन विषयों में इतनी इतनी है सीटें आपने जान लिया। अब कुछ और बात समझते हैं, करते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी जो प्रवेश परीक्षा है वह होगी 70 अंकों की। प्रवेश परीक्षा होगी 70 अंकों की, इस बात का रखिए विशेष रूप से ध्यान। और यदि आप जर्नल कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपको, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंध रखते हैं, जर्नल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपको 50% अंक लाने जरूरी हैं इंटरव्यू के लिए, क्वालिफाई होने के लिए प्रवेश परीक्षा में। और यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं और पीएच हैं, ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के विद्यार्थी हैं, तो आपको प्रवेश परीक्षा में 45% अंक लाने जरूरी हैं। अब ये समझ लीजिए
कि 70 नंबरों का 45% और 50% कितना होता है। 45% से मतलब है यदि आपके प्रवेश परीक्षा में 31 या उससे अधिक क्वेश्चन ठीक होते हैं, प्रवेश परीक्षा में यदि आपके 31 या उससे अधिक क्वेश्चन ठीक होते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। 32 मानकर चलिए, कम से कम बता रहा हूं, उससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। और 50% का मतलब है यदि आपके 35 या उससे ज्यादा अंक आते हैं ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। 70 नंबर का पेपर है, याद रखिए। और 30 नंबर और कैसे दिए जाएंगे आपको उसके विषय में आगे बताऊंगा। और नेट जेआरएफ के बच्चों को क्या लाभ मिलेगा इस विश्वविद्यालय में, उसके विषय में भी आपको आगे बताऊंगा। यह जो 70 नंबर का आपका पेपर होगा, इसमें से 35 नंबरों के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे और 35 नंबर के क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथोलॉजी के होंगे। रिसर्च मैथोलॉजी का सिलेबस क्या होगा पॉइंट टू पॉइंट, उसके लिए एक मैंने पीडीएफ फाइल का लिंक दिया है नीचे, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपनी तैयारी कीजिएगा प्रश्न पत्र 1 की, क्योंकि सभी विषयों का पीएचडी, जो 13 विषयों में पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं, सभी विषयों का पीएचडी का पहला पेपर कॉमन रहेगा और क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसी पॉइंट्स में से क्वेश्चन आएंगे। जो मैंने आपको नीचे एक लिंक दिया है उसमें लगभग 15 पॉइंट हैं, यानी कि 15 अलग अलग टॉपिक्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन किए जाएंगे। जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई है और एमफिल क्वालिफाई, उनको क्या लाभ होगा राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में। सुनिए इस चीज को, जिन बच्चों का नेट है और जिन बच्चों का एमफिल है, जेआरएफ नहीं, जिनका नेट है और एमफिल है, उन बच्चों को 5% का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। इसका मतलब समझिए, यदि विश्वविद्यालय ने तय किया है कि 100 में से टोटल प्रवेश परीक्षा, इंटरव्यू, सिनॉप्सिस, प्रेजेंटेशन, इन सब का मिला के 100 में से अंक दिए जाएंगे। निर्धारित किया गया कि जिस विद्यार्थी के 80 अंक आते हैं उसको वह एडमिशन देंगे। लेकिन जिन बच्चों का नेट और एमफिल है उनके 80 नहीं बल्कि 75 नंबर आ पाते हैं, लेकिन चाहिए आपको 80 नंबर, तो उन 5 नंबरों की कमी की पूर्ति आपके ये नेट और एमफिल करेगा। इस बात को समझ लीजिए। अब अगली चीज पार्ट 2, जिन लोगों का जेआरएफ है उन लोगों को 5% का वेटेज बिल्कुल नहीं मिलेगा। उन लोगों को 5 नंबर का जो वेटेज नेट और एमफिल वालों को मिल रहा है वह नहीं मिलेगा जेआरएफ वालों को, बल्कि जेआरएफ वालों को 10 नंबरों का वेटेज मिलेगा। जी हाँ, 5 नहीं, डबल आपको 10 नंबरों का वेटेज मिलेगा। चीज को समझिए। अब अगले पार्ट पे आते हैं, इंटरव्यू। इंटरव्यू 3 पार्ट में बटा हुआ है। इंटरव्यू के आपके हैं 10 नंबर, 70 नंबर का पेपर हो चुका है आपका, ठीक है, और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू के 3 पार्ट हैं, उसको समझ लीजिए। आपको अपना इंटरव्यू कई चरणों में बटा हुआ देना होगा, समझ लीजिए इसको। पहली चीज, आपने जो रिसर्च प्रपोजल भेजा है वह टू द पॉइंट है या नहीं, इसके मार्क्स हैं। आपने रिसर्च प्रपोजल जो लिखा है अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, उसको आप किस तरीके से और किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अलग नंबर हैं। आपने जो लिखा है, जो बोला है, वह आपके विषय और आपके विभाग के साथ न्याय संगत है, आज के समय में रेलेवेंट है, और उसकी क्या प्रामाणिकता है आज के समय में, यह सभी बातें भी देखी जाएंगी। और आपका इन सभी चीजों को प्रस्तुत या प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, आपकी भाषा और शैली क्या है, इसके भी मिला के आपको सबके 20 नंबर दिए जाएंगे। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और कैसे भेजना है रिसर्च प्रपोजल और कब तक भेजना है यह भी बताऊंगा। आगे वीडियो देखते रहिए। उससे पहले आप लोग डेट नोट कर लीजिए, शायद मैं भूल जाऊंगा। 26 दिसंबर 2020 की डेट थी फॉर्म भरने की अंतिम। अब डेट है 12 जनवरी की। 12 जनवरी को अपना एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट से कर लीजिएगा डाउनलोड। 30 जनवरी को होनी है आपकी प्रवेश परीक्षाएं और 18 फरवरी 2021 को आ जाएगा आपके परिणाम परीक्षाओं का। फिर से सुन लीजिए डेट्स को, आप लोग यदि भूल जाते हैं तो 12 जनवरी को एडमिट कार्ड आएगा वेबसाइट पर, 12 जनवरी 2021 को। 30 जनवरी जिस दिन गांधी जी की हत्या की गई थी गोडसे के द्वारा 1948 में, उसी 30 जनवरी को, समय अभी पता नहीं है,
30 जनवरी 2021 को है आपकी प्रवेश परीक्षा और 18 फरवरी 2021 को आ जाएगा परीक्षाओं का परिणाम। यह संभावित डेट विश्वविद्यालय ने घोषित की है और कई न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुई है। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको जानकारियां मिल जाएंगी। डेट्स समझने जानने के बाद अब आप आते हैं अगले पोर्शन पे। अगला पोर्शन किस चीज का है उसको समझ लीजिए। अगला पोर्शन है आपका सिलेबस का। जैसा कि मैंने आपको बताया सिलेबस 35 क्वेश्चन रिसर्च मेथोलॉजी के और 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे। आपने ध्यान से सुना भी होगा और समझा भी होगा, ठीक है। और रिसर्च मेथोलॉजी में क्या क्या पूछा जाएगा उसका पीडीएफ फाइल का लिंक दिया है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ फाइल समझ लीजिए, एक वेबसाइट का लिंक समझ लीजिए, वहां उसको मेंशन किया गया है। और यदि वहां से समझ में नहीं आता, एक तरीका और दो तरीके बताता हूं आपको मैं। यदि आपने यूजीसी नेट या सीएसआर नेट की प्रवेश परीक्षाएं दी हैं, अभी जो दिसंबर में रिजल्ट आया है या पहले आपने दिया है, उसका जो पेपर 1 का सिलेबस है एज इट इज वही सिलेबस राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की पीएचडी की प्रवेश परीक्षाओं के पेपर 1 का होगा। और जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है वह भी वही होगा जो यूजीसी नेट, सीएसआर नेट, जेआरएफ की प्रवेश परीक्षाएं आपने अपने सब्जेक्ट की दी हैं उसका सिलेबस होगा। तो दोनों ही सिलेबस आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी की वेबसाइट पर भी है, एनटीए की वेबसाइट पर भी है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और सेव करके रख लीजिए। और यही सिलेबस एक जगह राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी होगा। अब आते हैं माध्यम पे। आपका जो पेपर होगा, पहली चीज पे आइए पेपर। हाँ, जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी वह होगी ऑफलाइन। प्रवेश परीक्षाएं आपकी होंगी ऑफलाइन और ऑफलाइन में भी होंगी ओएमआर शीट पर। ओएमआर शीट का मतलब समझते हैं, एक क्वेश्चन 4 विकल्प, एक विकल्प से इसको गोला लगाना है आपको अपने पेन से, ब्लू पेन या ब्लैक पेन से या पेंसिल से लगाना। ये नियम आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पता लगेंगे। पेपर आपका आएगा 70 नंबर का। पेपर का टाइमिंग हो सकता है 90 मिनट या 120 मिनट, यह भी डिस्क्लोज नहीं किया है विश्वविद्यालय ने। 70 नंबर का पेपर आएगा, 90 मिनट या 120 मिनट का पेपर आएगा। ऑफलाइन माध्यम से होंगे पेपर, ओएमआर शीट पे होगा। और आपका इंटरव्यू का माध्यम, आपके इंटरव्यू का माध्यम ऑनलाइन नहीं वह भी ऑफलाइन होगा, यानी कि विश्वविद्यालय के परिसर में जाकर अपने पर्टिकुलर विभाग में आपको देना होगा अपना अपना साक्षात्कार। 18 फरवरी को जो आएगा रिजल्ट, उसके बाद इंटरव्यू की तारीख क्या होंगी वह आपको पता लग जाएंगी। चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको लगता है करना चाहिए तो, ठीक है। माध्यम को समझने के बाद इंटरव्यू पर आते हैं। इंटरव्यू मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन होगा। उस इंटरव्यू के सिलेक्शन से के होने के बाद जाने से पहले आपको भेजना होगा रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल का क्राइटेरिया क्या है, एमफिल के लिए क्या होता है, पीएचडी के लिए क्या होता है। एमफिल की बात नहीं, पीएचडी की करेंगे। जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीडियो बनाए थे उसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि एमफिल के रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या होता है और पीएचडी के रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या होता है। उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। बेशक वह दिल्ली विश्वविद्यालय के संदर्भ में है, लेकिन पीएचडी तो होती है वहां पर भी और पीएचडी यहां पर भी होती है। तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएचडी के रिसर्च प्रपोजल की क्या विशेषताएं हैं और एमफिल के रिसर्च प्रपोजल की क्या विशेषताएं हैं। अब एक चीज और समझ लीजिए, मैं कुछ विषय बताऊंगा फिर उसके बारे में बताऊंगा। एक विषय है इसमें हिंदी एवं भारतीय आधुनिक भाषाएं, दूसरा है इसमें एजुकेशन, तीसरा है इसमें संस्कृत एवं प्राकृत भाषा, एक विषय है इसमें मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री और एक विषय है पॉलिटिकल साइंस। ये जो मैंने विषय बताए इन सभी पेपरों का जो माध्यम रहेगा उसके क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट बच जाते हैं 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट, उनके पेपर ओनली फॉर इंग्लिश में रहेंगे। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई जानकारी मुझसे छूट गई है, आपको समझ में नहीं आई है, कुछ और जानना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जानकारियां जो मैंने आपको दी पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके जाइए या कुछ भी लिख कर जाइए, लेकिन कमेंट कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए। यह आपका दायित्व है और अधिकार भी है, क्योंकि अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए, कुछ और जानना चाहते हैं तो पूछिए, या मुझसे पूछिए या विश्वविद्यालय से पूछिए, लेकिन इंटरव्यू से पहले अपने सभी डाउट्स को
क्लियर कर लीजिए। और इंटरव्यू से पहले तो आपको प्रवेश परीक्षाएं देनी है, उसको उत्तीर्ण करिए। उत्तीर्ण करने के बाद रिसर्च प्रपोजल का अच्छे से बनाइए, जितना बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि यदि आपके प्रवेश परीक्षाओं में क्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन नंबर आते हैं कम, तो आपके पास एक बेटर मौका है इंटरव्यू में अपने नंबरों को कवर करने का। वह 20 नंबर, उस 20 में से आप 18 भी ला सकते हैं, 15 भी ला सकते हैं। यदि आ गए 20 में से 15 नंबर, प्रवेश परीक्षा में आए हैं आपके 70 में से 40 नंबर, तो हो जाते हैं आपके 55 नंबर। और नेट जेआरएफ यदि है, यदि 10 नंबर वहां से पा जाते हैं तो हो जाते हैं आपके 60 नंबर। 100 में से 60 नंबर में चांसेस हो जाते हैं एडमिशन के। इस बात का रखिएगा बेहतरीन तरीके से ध्यान। कोई हो सवाल, कोई हो समस्या तो करिए मुझसे सवाल जवाब। जो नीचे लिंक दिए हैं उनको जरूर चेक करिए, वेरीफाई करिए, अपनी अपनी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कीजिए और वेट करिए 12 जनवरी का, यानी कि 7 दिनों के बाद आ जाएगा विश्वविद्यालय के पोर्टल पर। अभी विश्वविद्यालय की वेबसाइट खुलने में आपको दिक्कत जरूर होगी। कभी कभार वेबसाइट क्रोम में खुल जाएगी, कभी कभार मोजिला में खुल जाएगी, और कभी कभार आपकी एक्सप्लोरर में भी नहीं खुलेगी, और हो सकता है फोन में खुल जाए, लैपटॉप या डेस्कटॉप में ना खुले। चिंतित मत होइएगा, सर्वर में दिक्कत है, काम चल रहा है, एरर आ रहा है 404 का, ठीक हो जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और मैंने पूर्व के 2 वीडियो बनाए थे कि फर्जी यूनिवर्सिटी से कैसे बचें, और यदि फर्जी यूनिवर्सिटी में फंस गए हैं, फर्जी कोर्स में फंस गए हैं, तो उससे कैसे निकलें, क्या है कानूनी प्रावधान, उसके लिए एक वीडियो बनाया था, उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कोई सवाल जवाब हो तो जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं तो आज है 5 जनवरी, आज लगभग बहुत से विषयों की हो रही है काउंसलिंग पीजी पाठ्यक्रम की, उसका भी वीडियो आज ही की डेट में अपलोड कर दिया गया है सुबह 10 बजे के टाइमिंग में 5 जनवरी को, तो उसको भी देख लीजिएगा। यदि आपका संबंध इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उन पाठ्यक्रम से है तो शामिल होइए अपनी काउंसलिंग में और लीजिए एडमिशन। ये वीडियो यही होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ अच्छे से अपलोड भी हो जाएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, सवाल जवाब पूछते रहिएगा, टीचर से भी, स्कॉलर से भी, सीनियर से भी, मुझसे भी, विश्वविद्यालय से भी। और सवाल नहीं पूछेंगे तो अपने आप को विद्यार्थी या शोधार्थी कहने का भ्रम छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।